हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब हम इस वीडियो में करेंगे आगे के ग्राफ। इससे पिछले वीडियो में हमने ग्राफ स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने पहला ग्राफ देखा था आइडेंटिटी फंक्शन। इसका बिहेवियर हमने समझा था। क्या था इसका बिहेवियर कि इसमें हम जो भी एलिमेंट डालते हैं ये हमें वही वापस कर देता है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए थे। उन ऑर्डर्ड पेयर को हमने फिर प्लॉट किया था और हमें जो ग्राफ मिला था वो ग्राफ मिला था एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती हुई और एक्स और वाई एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाती हुई, ठीक है। इसकी डोमेन आर थी और रेंज भी आर थी, ठीक है। ये था आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद हमने इसका एक जुड़वा भाई पढ़ा था, ठीक है। ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ था, लेकिन ये जरूरी था इसलिए मैंने बताया है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में आगे काम आएगा। इसका बिहेवियर कैसा था कि इसमें कुछ भी डालो ये उसका नेगेटिव करके हमको बाहर दे देता है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसकी भी डोमेन आर थी, रेंज आर थी और इसका जो ग्राफ था वो एक स्ट्रेट लाइन मिली थी हमको ओरिजिन से पास होती हुई इस तरीके की, और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो था वो कुछ इस तरीके का था। क्लियर। तो इस लाइन का जो एंगल था वो भी 45 डिग्री था इससे, एक्स एक्सिस से, नेगेटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो ये 135 होगा फिर, ठीक है। ये समझने वाली बात है। क्लियर। उसके बाद हमने देखा था कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का बिहेवियर कैसा था कि इसमें कुछ भी डालो ये कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रहा था हमको। और इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाने के बाद हमने जब इसका ग्राफ बनाया तो उसका जो ग्राफ मिला हमको वो मिला एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन। यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है ये कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है और उसी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेंज डिसाइड होती है, क्योंकि रेंज में यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो वही एलिमेंट आएगा जो यहाँ पर सी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 1, एफ एक्स इज इक्वल टू -2, इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन होते हैं। क्लियर। तो अब हम आगे ग्राफ सीखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि पॉलिनोमियल होता क्या है। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं 9th 10th में, लेकिन मुझे पता है कई बच्चों को ये पता नहीं होता, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन, देखिए मैं यहाँ पर इसकी जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ जो कि आपने देखी है 10th में, याद आएगा आपको अभी। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है उसका जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके की होती है। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस इस तरीके से चलता जाता है और ये जाता है n तक, an x टू द पावर n, ठीक है। इस तरीके की एक एक्सप्रेशन होती है, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन भी होती है इनमें कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो ये n है, ठीक है, ये n एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं, 0 टू इन्फिनिटी तक के सारे इंटीजर्स, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0, ये क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। और ये जो a0 a1 a2 an है ये क्या है, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। और ये कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो ये जो है ये सब क्या है, दिस बिलोंग्स टू आर, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम n की अलग अलग वैल्यूज रखें और इन कांस्टेंट के अलग अलग वैल्यूज रखें तो हमको अलग अलग पॉलिनोमियल्स यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने लिखा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये एक पॉलिनोमियल है। और ये जो पॉलिनोमियल है ये इसी से बना है। कैसे बना है, देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 3 रख दो, इसमें n की वैल्यू 3 रख दो, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, यहीं तक मिलेगा। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू हमने क्या रख दी, 3, ठीक। उसके बाद इन कांस्टेंट की वैल्यूज रख दो। क्लियर। एक्स क्यूब आ गया। अब एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, a3, उस a3 की वैल्यू यहाँ पर रख दी मैंने 1, तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, a2, तो a2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या रख दी, -1, तो ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद x का कोफिशिएंट है a1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब मैंने a1 की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दी, 0, इसलिए x का कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं है। और a0 की वैल्यू क्या रख दी मैंने यहाँ पर 2। तो ये जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो सब यहीं से निकलते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने अगला लिखा यहाँ पर, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी यहीं से निकला हुआ है। इसमें क्या है, n की वैल्यू 2 रख दी, a2 की वैल्यू 1 रख दी, a1 की वैल्यू 0 रख दी क्योंकि x वाला कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं है, x वाली टर्म नहीं है, और a0 की वैल्यू रख दी 1, तो ये बन गया एक और पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। इसी तरीके से सपोज मैंने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस √2, तो ये भी क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। क्लियर। कैसे देखते हैं इनको, बस यहाँ पर इतना देखना है अपन को। अगर हमको ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हमको इतना देखना है यहाँ पर कि जो वेरिएबल है उसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। क्लियर। ऐसे अगर मैंने सपोज यहाँ पर और एग्जांपल लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ प्लस 3, अगर सपोज मैंने ये एक्सप्रेशन ली और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये पॉलिनोमियल है,
तो नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर में फ्रैक्शन आ रहा है। पावर क्या है यहाँ पर 1/2, और मैंने क्या बोला है, जो पावर है यानी कि जो n की वैल्यू है वो होल नंबर होनी चाहिए, तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही सपोज मैंने लिया यहाँ पर fx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर √2 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ये मैंने ले लिया तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर में क्या आ रहा है, √2, यहाँ पर 2 आ रहा है, ये होल नंबर है, लेकिन सारे के सारी मतलब जहाँ जहाँ पर भी वेरिएबल है उन सबके पावर में क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो √2 इरेशनल है, ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया fx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -3 + 2, ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी पावर में क्या आ रहा है, -3, और -3 नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होता है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर n की अलग अलग वैल्यूज और a0, a1, a2 इन सारे कांस्टेंट की अगर हम अलग अलग वैल्यूज रखेंगे तो हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स मिलेंगे। तो अब इनके ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे इतने सारे पॉलिनोमियल के? तो देखिए यहाँ पर हम सारे पॉलिनोमियल के ग्राफ नहीं बनाने वाले, क्योंकि पॉलिनोमियल यहाँ पर बहुत सारे निकलेंगे, पॉलिनोमियल यहाँ पर बहुत सारे निकलेंगे, तो हम सारे ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम कुछ ग्राफ बनाएंगे। हम यहाँ पर बेसिकली x² fx इज इक्वल टू x² और fx इज इक्वल टू x³ इसी का ग्राफ सीखते हैं। ठीक है, और fx इज इक्वल टू x² यहीं से निकलता है। कैसे? n की वैल्यू रख दो 2, a2 की वैल्यू रख दो 1 और a1 a0 की वैल्यू रख दो 0, तो fx इज इक्वल टू x² हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देख रहे हैं fx इज इक्वल टू x², fx इज इक्वल टू x², इसका ग्राफ कैसा होगा? तो वही करेंगे हम। क्या? ये एक मशीन है, तो पहले देखते हैं इस मशीन का बिहेवियर कैसा है, इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, रेंज तो हम ऑर्डर्ड पेयर बनाने के बाद देखेंगे, तो इसकी डोमेन क्या होगी वगैरह बात करते हैं। तो देखिए ये एक मशीन है, ठीक, ये एक मशीन है, ये ऐसी मशीन है कि अगर इसमें हमने कोई भी एलिमेंट डाला x, तो ये उसका स्क्वायर करके हमको बाहर फेंक देगा। ठीक, आउटपुट क्या मिलेगा, उसका स्क्वायर मिलेगा। और देखिए यहाँ पर ये कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, क्योंकि आगे कुछ ऐसे फंक्शन आएंगे जिनको कुछ एलिमेंट्स में प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो वो हम डोमेन में से हटा देंगे। लेकिन अभी तक जो हमने फंक्शन पढ़े हैं, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा, उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा, और अब ये वाला फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इनमें इन फंक्शन को किसी भी वैल्यू से कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी रियल वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन हो गई, इसकी जो डोमेन हो गई वो तो क्या हो गई, R हो गई। रेंज की बात हम करते हैं, लेकिन पहले हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाएंगे, वही काम है हमारा। यहाँ पर रखा x, यहाँ पर रखा fx, अब अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे fx क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखिए वही एलिमेंट ले लेते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। वैसे तो R इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है, रियल नंबर इनफाइनाइट है, लेकिन हम कुछ ही ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर देखेंगे और उन्हीं से हमें पता चल जाएगा कि वो प्लॉट किस तरीके से हो रहे हैं और हमें ग्राफ किस शेप में मिल रहा है। बेसिकली हमारा एम क्या है, इसका ग्राफ पता करना है कि ये किस तरह का ग्राफ बनाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जब -4 को हमने इसमें डाला तो ये क्या देगा हमको, 16। क्या देगा, 16 पॉजिटिव में देगा, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर हो रहा है, यानी कि -4 × -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इसलिए क्या आ रहा है 16। ऐसे -3 अगर डाला तो क्या आएगा 9, -2 डाला तो क्या आएगा 4, -1 डाला तो क्या आएगा 1, 0 डाला तो क्या आएगा 0, 1 डाला तो क्या आएगा 1, 2 डाला तो 2 स्क्वायर 4, 3 डाला तो 3 स्क्वायर 9, 4 डाला तो 4 स्क्वायर 16। तो ये कुछ इस तरीके से हमको ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर मिलेंगे। अब इसकी रेंज की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसकी रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे। क्या इसकी रेंज में सारे रियल नंबर आएंगे? नहीं, सारे रियल नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ भी डालो, यहाँ पर अगर हम नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो वो भी पॉजिटिव नंबर ही देगा हमको। मतलब यहाँ पर जो आउटपुट है, यहाँ पर आउटपुट में नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं सकता, आउटपुट में नेगेटिव नंबर तो कभी आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज आएगी हमारे पास वो या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी, या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी। तो यहाँ पर जो रेंज होगी हमारी, रेंज, वो रेंज क्या होगी, रेंज होगी हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर, उसको हम डिनोट करते हैं R+ से। किससे डिनोट करते हैं हम, R+ से, R+ 0। ठीक है, R+ तो क्या हो गए, सारे पॉजिटिव नंबर हो गए, यानी कि 0 से बड़े नंबर हो गए। ठीक है, 0 के जस्ट बाद वाले नंबर से आगे क्या बोलते हैं हम, R+। ठीक है, लेकिन 0 भी आएगा, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 भी आएगा, तो इसमें हमें 0 भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसकी रेंज क्या होगी, R++ 0, और इसी को हम इस तरीके से भी दिखाते हैं, 0 to ∞। ठीक है, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, और 0 यहाँ पर इंक्लूडेड है, 0 भी आ रहा है, तो इसको हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। ये हमने सेट में सीखा था। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, क्योंकि आपने सेट पढ़ा ही है, बिना सेट पढ़े तो हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपको पता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो ये हो गई डोमेन, ये हो गई रेंज। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो वही एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे और इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इसका शेप कैसा आ रहा है। तो ये रही वाई एक्सिस, ये रही एक्स एक्सिस, ठीक, ये रहा एक्स, ये रहा वाई। अब यहाँ पर वही ये यहाँ पर लिखा मैंने। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 4 इस तरीके से लिख रहा हूँ, 6 8, क्योंकि हमें यहाँ पर 16 तक जाना है, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप आपकी मर्जी वो चाहे ले सकते हो। यहाँ पर -2 -4 -6 -8, ठीक है। ये ग्राफ प्लॉट करना तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा हुआ ही है, क्लियर। तो इसमें तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको और सेपरेट वीडियोस पर बना दूंगा, क्लियर। चलिए, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 4 8 12 16, ठीक। यहाँ पर ले रहा हूँ मैं -4 -8 -12 और -16, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, वही पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, -4 16। तो देखिए -4 16 कहाँ पर है, ये रहा -4 मेरा, ठीक है। ये रहा -4 और 16 ये रहा। तो ये पॉइंट मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये रहा -4 16, फिर -3 9। तो ये कहाँ मिलेगा मुझे, देखिए -3 मुझे यहाँ मिलेगा, -2 और -4 के बीच में। तो -3 ये रहा, -3 पर वैल्यू क्या आएगी 9, और 9 मुझे यहाँ कहीं मिलेगा 8 के ऊपर, ठीक है। ये 8 से 12 तक जा रहा है तो 9 मुझे यहाँ कहीं मिलेगा। तो ये 9 और ये -3 कुछ यहाँ पर मिलेगा ये पॉइंट, क्लियर। उसके बाद -2 4, तो ये रहा -2 और ये रहा 4, तो ये पॉइंट मुझे मिलेगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद -1 1, तो -1 मेरा कहीं यहाँ पर होगा, ये रहा -2, -1 मेरा यहाँ पर होगा, ठीक। -1 पर वैल्यू क्या आ रही है 1, तो 1 मेरा यहाँ पर कहीं होगा, तो 1 और ये -1, ये पॉइंट मुझे मिला यहाँ पर, क्लियर। उसके बाद 0 0 हमें ओरिजिन पर मिलेगा। फिर 1 1 मुझे कहाँ मिलेगा, देखिए ये रहा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 1 कहाँ होगा, 1 यहाँ पर होगा, ठीक है। ये यहीं इसी की सीध में, क्योंकि ये भी 1 ही था, तो यहाँ पर मुझे 1 मिलेगा, ठीक। 1 1। अब 2 4 कहाँ मिलेगा, ये रहा 2, ये रहा 4, ये रहा 2 4, ठीक। 3 9 कहाँ मिलेगा, ये रहा 3 और ये रहा 9, ठीक है, ये यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद 4 16 कहाँ मिलेगा, ये रहा 4 और ये रहा 16। तो ये हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट कर दिए। अब इन सारे पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। जब सारे पॉइंट्स को हम मिला रहे हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक। ये जो शेप बना है इसको हम बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला, ठीक है। तो इस तरीके का शेप हमको मिलेगा fx = x² के ग्राफ में। और देखिए इसकी रेंज जो है वो वही आ रही है 0 to ∞। देखिए y की जो वैल्यू है वो 0 से ही जा रही है, 0 के नीचे एक भी वैल्यू नहीं आएगी। और ये जो ग्राफ है ये ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये इतना क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तो हमने -4 से 4 के बीच का बनाया है, लेकिन ये तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ये है fx = x² का ग्राफ, क्लियर हुआ। तो इसकी डोमेन रेंज आपको पता रखनी है, क्लियर। अब देखिए इसी का एक और जुड़वा भाई भी पढ़ेंगे हम, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। fx = -x², वो क्या होता है, देखिए अब fx = -x², ठीक है। इसी के जैसा ये देखिए क्या होगा यहाँ पर, इसका भी बिहेवियर समझते हैं। ये एक मशीन है, ठीक है, ये एक मशीन है जिसमें हम जो भी x डालेंगे तो ये क्या करेगा, उसका स्क्वायर करके उसके आगे माइनस लगा देगा, यही होगा यहाँ पर। तो देखिए अब इसकी भी डोमेन क्या होगी, डोमेन तो r होगी इसकी, क्योंकि ये कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, किसी भी वैल्यू से इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी डोमेन तो होगी r। अब रेंज लिखेंगे, लेकिन रेंज से पहले हम बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाएंगे, देखिए ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए वही यहाँ पर लिखा हमने x, यहाँ पर लिखा fx, वही पॉइंट लेते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। अब देखिए एक एक करके डालिए एलिमेंट। -4 को जब डाला तो -4² कितना हो जाएगा 16, और 16 के आगे अब लग गया माइनस, तो क्या आएगा हमारे पास बाहर -16, ठीक। ऐसे -3 को डाला तो -3² तो क्या हो गया 9, और 9 के आगे लग गया माइनस, तो ये हो जाएगा -9। ऐसे ही ये डालेंगे तो क्या आएगा -4, ये डालेंगे तो क्या आएगा -1, ये डालेंगे तो क्या आएगा, ये तो 0 ही देगा, क्योंकि -0 भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। फिर 1 डाला, अब 1² कितना हो जाएगा 1, और उसके आगे लग जाएगा माइनस, तो क्या आएगा -1।
2 डालेंगे तो क्या आएगा ऐसे ही -4, 3 डालेंगे तो क्या आएगा -9 और 4 डालेंगे तो क्या आएगा -16। तो यहाँ पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये नोटिस कर रहे हैं कि इसमें जो भी वैल्यू हम डालेंगे उसमें नेगेटिव तो लगना ही है, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव वैल्यू फेंकेगा और उसके आगे ये नेगेटिव लगा देगा, तो जो वैल्यूज है वो या तो 0 आएगी या 0 से कम आएगी, ठीक है। तो इसकी जो रेंज हो रही है वो रेंज क्या हो रही है, देखिए इसकी जो रेंज होगी वो रेंज होगी हमारे पास R-+0, सारे नेगेटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0, और इसी को हम इस तरीके से भी लिखते हैं -∞ to 0, ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी। क्लियर। तो इसी को हम डिनोट इस तरीके से भी कर सकते हैं, FR-+0, इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, F R से कहाँ जा रहा है, ये R से जा रहा है R++0, ठीक है, इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया, अब डोमेन पता चल गई, रेंज पता चल गई, अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक। तो यहाँ पर ये रही मेरी वाई एक्सिस, ये रही एक्स एक्सिस, ठीक, ये 0 था यहाँ पर मैं ले रहा हूँ वही वापस से 2 4 6 8, ठीक, ये था x, ये था -x, यहाँ पर लिया -2 -4 -6 और ये -8, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं 4 8 12 और 16, ठीक, ये था y और ये -y, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 -8 -12 और -16, ठीक, ये था -y। अब पॉइंट्स को प्लॉट कर लो, तो पॉइंट्स को जब प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -4 -16 कहाँ मिलेगा, -4 ये रहा, -16 ये रहा, तो ये पॉइंट मुझे मिला यहाँ पर, ठीक। उसके बाद -3 -9 कहाँ मिलेगा, ये रहा -3 यहाँ पर, -2 -4 के बीच में, और -9 कहाँ मिलेगा, -9 मिलेगा हमको यहाँ पर -8 के थोड़ा सा नीचे, तो ये रहा यहाँ पर -9 और ये रहा 3, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ठीक, ये हो गया -3 -9, फिर -2 -4, तो -2 ये रहा और -4 ये रहा, तो ये पॉइंट ये रहा। उसके बाद -1 -1, तो -1 ये रहा x में और y में -1 यहाँ पर मिलेगा, तो ये पॉइंट हमें यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक। उसके बाद 0 0 हमें यहाँ पर मिलेगा, फिर 1 -1, तो 1 ये रहा और -1 ये रहा, 1 -1, 2 -4, 2 ये रहा और -4 ये रहा, तो ये हो गया 2 -4, 3 और -9, तो 3 ये रहा और -9 ये रहा, ठीक, ये पॉइंट यहाँ मिल गया। 4 -16, ये रहा 4 और ये रहा -16, तो ये सारे पॉइंट मिल गए, इनको मिला दो, इनको जब मिलाया हमने तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिला, और ये जो ग्राफ है इसको भी हम पैराबोला ही बोलते हैं, और ये जो पैराबोला है इसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। और जो पहले आया था उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन अपवर्ड पैराबोला, क्लियर। तो पैराबोला हमको मिलता है fx = x² और fx = -x², क्लियर। चलिए, तो ये हो गया fx = x² का ग्राफ। अब देखते हैं fx = x³ का ग्राफ, क्लियर, fx = x³, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ y = fx = x³, क्लियर। तो अब इसका बिहेवियर समझते हैं, इसका बिहेवियर कैसा होगा, देखिए ये एक मशीन है जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम कोई भी एलिमेंट डालेंगे तो ये क्या कर देगा, उसका क्यूब करके बाहर निकाल देगा, ठीक है, क्या करेगा, उसका क्यूब कर देगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी, ये कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट कर सकता है, इसको किसी भी नंबर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी डोमेन तो क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन जो है, इसकी डोमेन हो जाएगी हमारे पास R। रेंज की बात हम पहले ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे उसके बाद करेंगे। तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे हम वैसे ही, कैसे लिखेंगे, देखिए ये x, ये रहा fx, क्लियर, ये x ये fx। अब इसमें मैं एलिमेंट ले रहा हूँ, देखिए क्या क्या एलिमेंट ले रहा हूँ मैं इसमें मैं एलिमेंट ले रहा हूँ -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ठीक। अब देखिए -3 को जब इसमें डाला तो क्या देगा ये, -3 होल क्यूब। अब -3 होल क्यूब क्या होगा, -3 × -3 × -3 मतलब -27। अब देखिए यहाँ पर माइनस के ऊपर ओड पावर लग रही है, तो जब भी माइनस के ऊपर ओड पावर लगती है तो वो नेगेटिव वैल्यू देता है, और जब भी माइनस के ऊपर
इवन पावर लगती है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ पर जब -3 होल क्यूब होगा तो हमारे पास क्या आएगा, -27 आएगा। ठीक, अब -2 जब रखेंगे तो क्या आएगा, -2 इंटू -2 मतलब -8। क्लियर, ऐसे जब -1 डालेंगे तो क्या आएगा, -1। ठीक, उसके बाद 0 डालेंगे तो 0 डालेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद 1 डालेंगे तो 1 क्यूब 1, 2 डालेंगे तो 2 क्यूब यानी कि 8, 3 डालेंगे तो 3 क्यूब यानी कि 27। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यूज भी सारी आ रही है और पॉजिटिव वैल्यूज भी सारी आ रही है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। भाई यहाँ पर तो अभी हमने 6 एलिमेंट लिए हैं, लेकिन डोमेन तो क्या है इसकी, R है। तो जो कोई भी नंबर डालेंगे, अगर नेगेटिव नंबर डाला तो ये उसी का क्यूब दे देगा नेगेटिव नंबर का। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। इस तरह से सारे नेगेटिव रियल नंबर आ सकते हैं रेंज में, और 0 आ ही रहा है। उसके बाद जो भी पॉजिटिव नंबर डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें एक पॉजिटिव उसका क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, मतलब रेंज क्या हो रही है इसकी, रेंज R हो रही है। मतलब कोई भी रियल नंबर इसकी रेंज में आ रहा है तो इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, R होगी। रेंज क्या हो गई इसकी, R हो गई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, FR2R। ठीक, चलिए ये हो गया। अब पॉइंट्स मिल गए, ग्राफ प्लॉट कर लो। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वही काम है। ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। ठीक, चलिए अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या, यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं हम x वाले 1 2 3 तक ही जा रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रख दिया -1 -2 और ये -3। अब y पर क्या रखेंगे, y पर देखिए ये -27 से 27 तक जा रहा है, तो मैं यहाँ पर 10-10 के इंटरवल में ले लेता हूँ। ये 10, ये 20 और ये 30। ठीक है, यहाँ पर जो हम एलिमेंट्स रखते हैं वो इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग रखते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। अगर मैं एक के डिफरेंस में लिखूंगा तो सोचो ये कहाँ तक जाएगा फिर, इसलिए मैंने यहाँ पर 10-10 के डिफरेंस में लिखा है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -10, -20 और यहाँ -30। अब एक एक करके इन पेयर्स को प्लॉट कीजिए। देखिए -3, -27, तो x -3 ये रहा, और -27 हमें क्या मिलेगा, -27 हमको यहाँ कहीं मिलेगा, सॉरी यहाँ पर -30 यहाँ पर है, तो -27 हमें यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा -27 और ये रहा -3, तो ये पॉइंट हमको मिला यहाँ पर। ठीक, -2, -8, -2 कहाँ होगा, देखिए ये -10 है, -2 यहाँ कहीं होगा। ये रहा -2 और सॉरी x -2 है, x -2 ये रहा, और y -8, तो -8 हमें यहाँ कहीं मिलेगा। ये यहाँ पर 10 के पास -8 और ये रहा -2। ठीक, -1 कहाँ मिलेगा, देखिए ये रहा -1 और y वाला -1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। तो ये पॉइंट हमको मिलेगा यहाँ कहीं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। ये हो गया 0,0 हमको यहाँ मिलेगा। उसके बाद 1,1 कहाँ मिलेगा, देखिए x1 ये रहा और y पे 1 ये यहाँ पर कहीं होगा, तो ये पॉइंट हमको यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक, उसके बाद 2,8, तो 2 ये रहा, 8 का मिलेगा हमें यहाँ कहीं, ये रहा 8 और ये रहा 2, तो ये होगा पॉइंट 2,8। ऐसे 3,27 ये रहा 3 और 27 यहाँ कहीं मिलेगा, तो ये हो गया हमारे पास 3,27। तो ये हमको पॉइंट्स मिल गए। अब इनको मिला दीजिए, जब इनको मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको मिलेगा। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको मिलेगा। चलिए, तो ये हो गया y = x³ का ग्राफ। इसको क्यूबिक फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर, इन सारे ग्राफ्स को आप एनसीईआरटी में भी देखिए, क्योंकि ये जो शेप आया है इसकी फील आपको जब एनसीईआरटी में देखोगे तब आएगी, क्योंकि ये तो मैंने रफली बनाया है। तो आपको बस शेप पता होना चाहिए कि वो कैसा बन रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का शेप बन रहा है, और ये ऐसे नीचे तक पूरा जा रहा है और ऊपर तक पूरा जा रहा है। और इसको देखकर भी हम रेंज बता सकते हैं कि रेंज क्या आएगी, इसकी R आएगी, क्योंकि देखिए y की हर एक वैल्यूज को ये ले रहा है, नीचे तक भी हर एक वैल्यूज को लेगा और ऊपर तक भी हर एक वैल्यूज को लेगा। क्लियर, तो रेंज भी क्या होगा इसकी R और डोमेन भी क्या होगा इसकी R। तो ये हो गया y = x³ का या फिर fx = x³ का ग्राफ। क्लियर, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेशनल फंक्शन क्या होते हैं और उसके बाद और ग्राफ अभी सीखेंगे। क्लियर, तो इन ग्राफ्स को भी आप इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बनाए हैं प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 2.3 के जो इंट्रोडक्शन की वीडियोस बन रही है वो 6-7 वीडियो बनेगी, और मैं जानबूझकर टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपका सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरी एंटायर मैथमेटिक्स की नींव है। यहीं से मैथमेटिक्स समझ लो स्टार्ट हो रही है, असली मैथमेटिक्स।
क्लियर। ये 12th में बहुत ज़्यादा काम आएगी आपको, क्योंकि पूरी 12th फंक्शन पे डिपेंडेंट है। सारे जो चैप्टर्स है वो फंक्शन पे डिपेंडेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए इनको आपको बार बार बना बना के देखना है अच्छे से। आप चाहो तो अपनी मर्जी से भी कोई पॉइंट्स ले सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैंने जो पॉइंट्स लिए उन्हीं से आप करो, अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। अलग अलग पॉइंट लेकर आप अलग अलग ऑर्डर पेयर लेकर आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तभी आपको इनकी बिहेवियर की फील आएगी और आपको बाद में फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। क्लियर। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे के ग्राफ के साथ। थैंक यू।